पी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, क्या करूं मैं, मर जाऊं। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सदिशों का योग कैसे करेंगे और सदिशों का जो व्याकलन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो बेटा देखा था वो देखा था कि सदिश क्या होते हैं और किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कोई भी सदिश के कंपोनेंट कैसे करते हैं, द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर, त्रिविमीय निर्देश तंत्र के अंदर, ऑल दिस डिस्कशन इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है बच्चा, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम दो सदिशों, मतलब कोई भी दो सदिश दिए गए हैं उनका योग कैसे करते हैं, कोई भी दो सदिश में से एक सदिश में से दूसरे सदिश को किस तरीके से घटाते हैं, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। ठीक है बच्चा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सदिशों का योग तथा व्याकलन। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यदि कोई भी दो सदिश दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी दो सदिश दिए गए हैं बेटा, जैसे एक आपको सदिश दिया गया है P सदिश और एक आपको दिया गया है Q सदिश, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो इन दोनों सदिशों का योग करना है, तो योग बेटा कैसे करते थे हम, योग करने का तरीका होता था हम एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बनाते थे और इसका जो विकर्ण आता था बेटा, ये वाला जो विकर्ण निकल के आता था हम इसको बोलते थे, इसका रिजल्ट बोलते थे कि एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता था उसको हमने नाम दिया था R वेक्टर। इस R वेक्टर की जो वैल्यू होती थी उस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखते थे, योग जो करने का तरीका होता था, इस R की जो वैल्यू होती थी वो होती थी बेटा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, इस तरीके से बेटा हम लिखते थे। ये क्या हो गया, दो सदिशों का योग हो गया। क्लियर है, इस तरीके से करते हैं। और रिजल्ट क्या आता है, हमेशा जब भी इन दोनों का योग करेंगे तो इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा आर वेक्टर, वो हमेशा इन दोनों के बीच में थीटा को काटता हुआ आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ही इसका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, रिजल्ट कैसे निकालते हैं, एक पैरेललोग्राम बना करके जो विकर्ण आएगा वो उसकी लंबाई होगी, इस विकर्ण की जो लंबाई होगी वो उसके रिजल्ट को बताएगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो डायरेक्शन होगी, मतलब उसी की डायरेक्शन होगी। क्लियर, इस तरीके से हम दो सदिशों का योग करते थे, योग क्या निकल के आता था, आर वेक्टर निकल के आता था। और इसका यदि केवल पूछा जाता था कि बेटा परिमाण कितना होगा, तो हम परिमाण सिंपल सा लिखते थे कि इसका जो परिमाण होगा इसका वो इस तरीके से लिखते थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस तरीके से लिखते थे कि दो सदिशों का जब योग करते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो बेटा ये निकल के आता है कितना, √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल, P क्या होता था, ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है वो, Q क्या होता था, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। तो यहां से हम परिमाण ज्ञात करते थे। आपको यदि डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो हम डायरेक्शन भी ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला अल्फा एंगल है, डायरेक्शन ज्ञात करने का मतलब किसी एक वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड आउट करना, और वो कैसे ज्ञात करते थे हम, तो लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा, ऐसे लिखते थे बेटा। ये वाला हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता था। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम निकालते थे एंगल, अल्फा यहां से निकाल लेते थे। ठीक है, जैसे एक सवाल करते हैं यहां से, जैसे आपके पास में कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है 4 न्यूटन का, आपके पास में दो सदिश है, एक है 4 न्यूटन का, दो फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस सवाल को मैं इस तरीके से करवाता हूं, देखना बेटा, ठीक है ना। जैसे ये है अपने पास में एक दिया हुआ है, जैसे एक आपके पास में ब्लॉक है m द्रव्यमान का, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है 4 न्यूटन का, एक नीचे से लग रहा है 3 न्यूटन का। बताइए इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो हम क्या करते थे कि एक आ रहा है 4 न्यूटन का, एक आ रहा है 3 न्यूटन का, तो टोटल कितना होगा रिजल्ट, तो हम रिजल्ट लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू लिखेंगे 4 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लिखेंगे पूर्व की ओर, प्लस टोटल करना पड़ेगा ना, और ये क्या लिखेंगे 3 न्यूटन उत्तर की ओर, ऐसे लिखेंगे ना बेटा, 3 न्यूटन उत्तर की ओर, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है, यहां से आप एफ नेट को निकाल सकते हो। मतलब इसको यदि मैं नाम दे देता हूं P वेक्टर और इसको मैं नाम दे देता हूं Q वेक्टर, तो आप इस तरीके से बेटा लिख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। P वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, और डायरेक्शन भी लिखोगे तो पूर्व की ओर लिखोगे। इसी प्रकार से Q की वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन, और डायरेक्शन लिखोगे तो उत्तर की ओर। इस तरीके से हम योग करते हैं। लेकिन यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला R इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है ना, तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, P की वैल्यू कितनी है बेटा 4 न्यूटन है, तो यहां से 4 का स्क्वायर करेंगे, Q की वैल्यू बेटा कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 3 है, इंटू cos थीटा कितना है बेटा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 90। cos 90 होते ही बेटा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल लो तो कितना आएगा r इज इक्वल टू 5, ये 5 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आपको डायरेक्शन भी पता करनी है, तो डायरेक्शन पता करने का तरीका है आप ग्राफीय विधि से इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। कैसे देखिए, यदि ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं बताता हूं आपको ग्राफीय विधि से, आप ऐसा कीजिए कि दो हमारे पास में फोर्स के वेक्टर थे, दो सदिश थे, एक तो 4 न्यूटन था, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ऐसा कीजिए 4 न्यूटन इसका परिमाण लीजिए और पूर्व की ओर लग रहा है तो पूर्व की ओर इसकी दिशा बना लीजिए। एक कौन सा था 3 न्यूटन का था, वो कैसे लग रहा था ऊपर की ओर ऐसे लग रहा था, ये 4 न्यूटन का हो गया। वेक्टर बना दो, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर ले लो, इसकी लंबाई 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर ले लो, इसका परिमाण 3 होना चाहिए, इसका परिमाण 4 होना चाहिए। इसी वेक्टर को मैंने जो वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर के कॉम्बिनेशन और वेक्टर के अंदर मैंने सिखाया भी था लाला, क्या सिखाया था लाला, मैंने सिखाया था कि ये जो 3 न्यूटन होता है, इस वेक्टर की यदि डायरेक्शन और परिमाण को चेंज किए बिना आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3 न्यूटन का यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे भी रख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन है क्या कि इसका परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस 3 न्यूटन के वेक्टर को मैं यहाँ पे बनाऊं या यहाँ पे बनाऊं, एक ही बात है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट बेटा कैसे निकालेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, ये आ गया रिजल्ट r, और कितना आएगा ये निकाल भी सकते हैं। अरे ये वाली भुजा कितनी है 4 मीटर, ये वाली भुजा कितनी है 3 मीटर, 4 और 3 यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ग्राफीय विधि से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास में मैथमेटिकल एनालिसिस वाला फॉर्मूला पता ही है। हाँ, डायरेक्शन आप क्या बोलोगे, आप डायरेक्शन बोलोगे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में आएगा रिजल्ट। यानी कि वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बीच में इधर ही जाएगा। अरे जाए ना, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं ना इस चीज को, यहाँ से देख सकते हैं कि ये इधर ही जाएगा ब्लॉक, ना तो इधर जाएगा ना ऊपर जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा कहीं ना कहीं, और वो रिजल्ट यहाँ पर भी निकल के आ रहा है, देखो डायरेक्शन ये निकल के आ रही है। तो इस तरीके से आप ग्राफीय विधि से भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, यानी कि हमने सीखा दो वेक्टर का योग कैसे करते हैं, ये हमने सीखा कैसे योग करते हैं। तो हमने लिखा था r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है बेटा, ऐसे सीखा। अब हम सीखेंगे व्याकलन, यानी कि भागी कैसे करते हैं, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना। यदि आपको पूछा जाए कि आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है p वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर है q वेक्टर ये रहा, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का योग करना है, तो सिंपल सा तरीका है, एक पैरेललोग्राम बनाओ और आंसर निकालो। लेकिन आपसे पूछा गया कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि फाइंड आउट द, यहाँ पे लिखा हुआ है कि p वेक्टर माइनस q वेक्टर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो फिर कैसे करेंगे, तो बेटा p वेक्टर माइनस q वेक्टर का हमारे को पता नहीं है, तो क्या बेटा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि बेसिकली मेरे को ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर, माइनस क्यू वेक्टर का मतलब क्या होगा, यदि ये क्यू वेक्टर है तो माइनस क्यू वेक्टर कौन सा होगा, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो। अरे सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि एक आपके पास में वेक्टर इधर है, मान लेते हैं कि इसकी दिशा क्या है आई कैप है, तो इसकी दिशा क्या लिखोगे माइनस आई कैप। अरे है कि नहीं, माइनस आते ही डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी कि मैं क्या करता हूं यहां पर बाकी करने के लिए भी, यानी कि व्याकलन करने के लिए भी ऐसा करता हूं, प्लस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे प्लस वाला फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर मैं माइनस क्यू करके लिख सकता हूँ, यानी कि ये वाला वेक्टर बनाओ माइनस क्यू वेक्टर। अरे जब प्लस क्यू वेक्टर बेटा ये है, तो माइनस क्यू वेक्टर कौन सा होगा, अरे ये वाला होगा कि नहीं होगा लाला, है ना, माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा ये। अरे ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है ना, गली गली में बच्चा कर रहा है। अरे ये अब तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास में आ गया क्यू वेक्टर। अरे माइनस क्यू वेक्टर ये हो गया माइनस क्यू वेक्टर, ये हो गया पी वेक्टर। अब इन दोनों का यदि आपको एडिशन करना है, दोनों का योग करना है, कर सकते हैं पैरेललोग्राम वाला, यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम को काम में लो और आंसर निकालो। कैसे, आप यहां से एक
विकर्ण खींचो। इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया और इसका ये जो विकर्ण आएगा वो इन दोनों के रिजल्ट को शो करेगा, यानी कि ये हमारे पास में आर वेक्टर आ गया। और आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अरे आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? पी वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, यानी कि हम लिखेंगे पी वेक्टर प्लस ये वेक्टर कौन सा है? माइनस क्यू वेक्टर है। तो यहां से अपन लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। देखो हो गया इनका सब्ट्रैक्शन। अरे एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घट गया। आपको यहाँ पे इनका रिजल्ट भी निकालना है कि सर यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा इन दोनों का। अरे रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अरे फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अरे ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है ये तो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, यानी कि पी का मैग्नीट्यूड रखो, क्यू का मैग्नीट्यूड रखो और थीटा कितना होगा। अरे यहाँ पे बेटा थीटा क्या निकल के आएगा? थीटा यानी कि एंगल, किसके बीच का एंगल? पी और क्यू के बीच का एंगल। यहाँ पे चूंकि पी और माइनस क्यू है, यानी कि माइनस क्यू ये है, तो ये एंगल कितना होगा? यदि आपको ये वाला एंगल दिया गया था, क्यू वेक्टर और पी के बीच में ये एंगल दिए रखा था, तो ये वाला बेटा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा बेटा? 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे पी वेक्टर। सर यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा आपने? अरे भाई ये क्यू क्या होते हैं, यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है? ये वेक्टर नहीं होते हैं। वेक्टर के अंदर आते हैं प्लस माइनस, ये मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की जगह बेटा क्या लिखोगे? 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? अरे जब 180 माइनस थीटा जो होता है, हमेशा ध्यान रखना cos 180 माइनस जो थीटा होता है वो होता है माइनस cos थीटा। और ऐसा का ऐसा यदि साइन 180 माइनस थीटा होता है तो उसकी वैल्यू होती है प्लस साइन थीटा। ये सारी चीजें अलजेब्रा की है, मतलब त्रिकोणमिति की है। सारी वो चीजें हम देखेंगे आगे, त्रिकोणमिति भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किस तरीके से। 270 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, 270 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे। ये सारी जो चीजें हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है, हम आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर सारे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना, इतनी में गारंटी है कि आपकी जो 11 की जो फिजिक्स है वो उंगलियों पे, चुटकियों पे, आप है ना उंगलियों पे नागिन डांस कराओगे। क्या कराओगे बोलो? नागिन डांस कराओगे, है ना। नागिन डांस होने वाला है यहाँ पे। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास में निकल के, ठीक है। तो जब भी आपको एडिशन करना है, दो सदिशों का योग करना है, तो परिमाण क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आता है। लेकिन जब व्यकलन करेंगे, बाकी करेंगे, तो उसके अंदर बेटा क्या आएगा? माइनस 2p cos थीटा आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। रब कर दो इसे बेटा, लिख दिया कॉपी में, ठीक है। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए ढिंक चिका ए ए ए ए 12 महीने में 12 तरीके से तुझको मैं प्यार जताऊंगा रे। अरे भाई 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जता, इससे बढ़िया है कि आप 12 महीने में 12 बार रिवीजन कर दो, वो चीज आपकी जिंदगी में काम आएगी, है ना। ये प्यार व्यार कोई कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो जैसे एक सवाल दिया गया है कि एक कार है, एक सवाल मैंने दिया कि एक कार है, एक कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर गति कर रही है। अचानक से उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से मुड़ती है। उत्तर की ओर वेग से उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर मुड़ती है। फाइंड आउट द डिफरेंस इन वेलोसिटी। आपको निकालना है वेग में परिवर्तन, ज्ञात कीजिए। वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलो बेटा देखो, आंसर है आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 10√2 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 10√2 उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 10√2 दक्षिण पश्चिम। फटाफट से इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 10√2 दक्षिण पूर्व, बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आंसर निकालो इसका, फिर मैं कराता हूं इसको, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो पहले तो आप ऐसा करो, इसका डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको एक्चुअली उसके अंदर करना क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर, यानी कि 10 मीटर पूर्व इस डायरेक्शन में गति कर रही है। फिर अचानक से उत्तर की ओर, यानी कि अचानक से, यानी कि ये वेग मैं मान लेता हूं v1 है, और अचानक से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर की ओर गति करने लगती है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये मान लेता हूं v2 है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसने पूछा कि वेग में परिवर्तन ज्ञात करो, यानी कि v2 माइनस v1 आपको निकालना है ना। तो आपको निकालना है v2 माइनस v1, यानी कि डेल्टा v निकालना है, v2 माइनस v1, यानी कि ये क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी बेटा क्या निकल के आएगा, वेक्टर निकल के आएगा। आपको v2 माइनस v1 निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास में है कि दो राशियों का जब भी हमारे को सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि एक राशि में से दूसरी राशि को घटाते, तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है इसका परिमाण ज्ञात करने का। परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा v का परिमाण ज्ञात करना है आपको। तो फॉर्मूला वही क्या होता है, r√p² + q² + 2p की cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, माइनस आता है बेटा जब भी घटाते तो 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे v1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, प्लस v2 का मान भी कितना है 10 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 2, v1 का मान कितना है 10, v2 का मान भी कितना है 10, 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। अरे दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, अरे ये इधर जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है बेटा, कॉस 90 कितना होता है, लाला बोल फटाफट बोल, क्या आएगा लाला, अरे बोलना 90 डिग्री होगा ना, अरे यस और नो, 90 होगा ना, 90 होती कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया, पूरी वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी, यानी कि 100, यानी कि आंसर आएगा डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो 100 और 100 कितना हो गया 200, 200 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि कितना आ जाएगा 10√2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। यानी कि आंसर तो ये आएगा 10√2। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, डायरेक्शन बेटा कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालते हैं। देखिए एक वेक्टर आपको इधर दे रखा है, आपको दिया हुआ है v1 वेक्टर इधर और v2 वेक्टर इधर दिया हुआ हो। इस v2 वेक्टर को आप यहां पर भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रूल बता रखा है कि किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। यानी कि इस वाले वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कोई पाप किया गया, अरे कोई पाप किया गया नहीं किया ना, ठीक है ना। आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, v1 वेक्टर यहाँ पे हो गया, v2 वेक्टर यहाँ पे हो गया, इन दोनों का एडिशन करोगे तो इनका एडिशन करोगे तो एडिशन तो ये वाला निकल के आएगा। हमारे को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि हमारे को करना है बेटा v2 माइनस v1 करना है। यानी कि मैं v2 माइनस v1 को लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस v1 करके लिख सकता हूं, इन दोनों का मैं एडिशन कर सकता हूं, इन दोनों का योग कर सकता हूं, यानी कि मेरे को v1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस v1 करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कैसे बनाऊंगा बेटा, v1 को ऐसे बना दो आप, ये हो गया माइनस v1 और ये आपके पास में v2 था ही। अब पैरेललोग्राम काम में लो और इसका रिजल्ट निकालो। रिजल्ट बेटा क्या आएगा, आप पैरेललोग्राम बनाओ इसका, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। आप इसको यहां पे बना दो, अरे बना सकते हो ना ऐसे, ये हो गया v2। तो इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, रिजल्ट यही निकल के आएगा, ये वाला रिजल्ट निकल के आ गया। क्लियर है। इस r की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस r की वैल्यू कैसे लिखोगे, r वेक्टर इज इक्वल टू, अरे भाई v2 प्लस ये वाला वेक्टर कितना है, माइनस v1 है, तो यहां से आएगा कि नहीं आएगा, v2 माइनस v1 आएगा ना, तो ये आ गया हमारे पास में।
तो रिजल्ट कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, और इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ये है उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा, तो रिजल्ट आएगा उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो अपन बोलेंगे ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, हलवा सवाल है, फर्जी सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, एक बेटा आपको दिया गया है, दो वेक्टर है आपके पास में, ठीक है, दो वेक्टर दिए गए हैं। ये नीट के अंदर पूछा गया सवाल है कि दो सदिशों का योग तथा व्याकलन का परिमाण बराबर है, का परिमाण बराबर है। तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल आया था बेटा नीट 2015 के अंदर, बहुत फर्जी सवाल है ना, बहुत फर्जी सवाल था, ये हल्का सा सवाल था, हल्का सवाल है ना। ऑप्शन दिए होते बेटा, ऑप्शन लिख लो यहाँ पे 90 डिग्री, ऑप्शन 2 120 डिग्री, ऑप्शन थर्ड था वो 60 डिग्री, और ऑप्शन जो 4 था वो था 0 डिग्री। इसमें से आपको आंसर बताना था कि आपके पास में कोई भी दो वेक्टर है उनका योग करते हो, या फिर उन दोनों वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन करते हो यानी कि घटाते हो, तो उन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा बराबर निकल के आएगा। तब एंगल क्या होना चाहिए, मान लेते हैं, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर निकालो बेटा, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो आप, क्योंकि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका फिजिक्स उतना ही तगड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी पेस्ट आप करते रहोगे तो इससे अच्छे मतलब आपसे मतलब बढ़िया सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की ट्राई करनी है। हाँ, आंसर नहीं आता वो अलग बात है, आप 10 से 11 के अंदर आए हो, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका जो लेवल है वो एकदम से अलग आ चुका है। 10वीं का जो लेवल था बहुत ही फर्जी लेवल था, तो 11th में आए हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाली, लेकिन खुद से ट्राई करना है। इसको ट्राई करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करेगी, कुछ ना कुछ बेटा आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। ठीक है, चलो मैं इसको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो सदिशों का योग दिया, मान लेते दो सदिश, माना दो सदिश P सदिश तथा Q सदिश है। इसने बोला है कि इन दोनों का योग यानी कि P सदिश का योग करते हो का परिमाण, इसका परिमाण, जो भी योग करने से एक नया वेक्टर मिलेगा उसका परिमाण, और दो सदिशों का व्यकलन करते हो यानी कि इन दोनों का यदि आप घटाते हो एक में से दूसरे को तो इसका परिमाण इसका परिमाण बराबर है। परिमाण की बात कर रहे हैं, पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। वेक्टर कभी बराबर हो ही नहीं सकता है ना, परिमाण बराबर हो सकता है, क्योंकि परिमाण बराबर हो सकता है, डायरेक्शन तो अलग अलग आएगी ना। ठीक है, अरे जब भी दो सदिशों का योग करते हैं तो उनका परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला, अरे बोल बेटा, अरे बोलना लाला, क्या आएगा इसका फॉर्मूला होगा √p² + q² + 2pq cos थीटा, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या, p² + q² + 2 माइनस आएगा -2pq cos थीटा। क्लियर है? अरे दोनों और क्या है, वर्गमूल है, तो वर्ग लेने पर वर्ग ले लो तो क्या आएगा, p² + q² + 2pq cos थीटा, और यहां पर क्या आएगा, p² + q² - 2pq cos थीटा। p² से p² मर गया, क्या करूं मैं, मर जाऊं? देखो सर क्या यार बीच में ऐसे करते रहते हो। देखो p² से p² कैंसिल हो गया, q² से q² कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 2pq cos थीटा। इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 4pq cos थीटा। देखो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा -2pq को इधर भेजोगे तो 4pq cos थीटा = 0। अब यहाँ पे p 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या ये 0 होगा, नहीं। ये 0 होगा क्या, नहीं। cos थीटा को जक मार के 0 होना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू 0 आएगी, और cos थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बेटा सही हो जाएगा। बहुत फर्जी सवाल था, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, रब कर दोगे इसे, ठीक है। मुकाबला मुकाबला उलाला। अरे भाई मुकाबला करना अपने कंपटीटर से, है ना। अपने जितने भी कंपटीटर, एक सवाल में 1 मिनट देख लेता हूँ क्या सवाल है ना बेटा। सवाल हमारे को दिया गया है, 1 मिनट देख लेते हैं सवाल क्या है। हाँ बेटा सवाल दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है बेटा, सवाल दिया गया है एक कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी v वेग से गति कर रही है, v वेग से गति कर रही है। यदि यह गाड़ी थीटा कोण से मुड़ जाती है, थीटा कोण से मुड़ जाती है तथा वेग v नियत रहता है, तथा वेग v नियत रहता है, तो वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। करो, खुद से करो इसे बेटा, ट्राई करो इसे, क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 2v साइन थीटा। ऑप्शन सेकंड दिया गया है 2v साइन थीटा बाय 2। ऑप्शन 3 दिया गया है 2v cos थीटा बाय 2 और ऑप्शन 4 दिया गया है 2v cos थीटा। ऑप्शन बताइए। हिंट्स के लिए मैं आपको यहां पर दे देता हूं कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और 1 प्लस cos थीटा जो है वो है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपके हिंट्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ। चलिए मैं करता हूं, है ना, क्या आएगा इसका आंसर। एक गाड़ी v वेग से गति कर रही है, देखो इसका फिगर बनाओ आप। एक गाड़ी v वेग से इधर गति कर रही है, फिर वो थीटा कोण से मुड़ जाती है। इसकी डायरेक्शन ये वाली थी और इसके साथ में थीटा एंगल से, यानी कि ऐसे मुड़ गई है थीटा एंगल, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन तो थीटा एंगल से मुड़ गया है, लेकिन वेग पहले भी v था और अब भी वेग कितना है, v है। इसने पूछा कि वेग में परिवर्तन कितना होगा। वेग में परिवर्तन बेटा आपको निकालना है, तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि आप मान लेते हैं कि ये वेग कितना है, v1 है, और इस वेग को मैं नाम दे देता हूं v2 है। यानी कि यहाँ पे v1 का मान, v1 वेक्टर की वैल्यू और v2 वेक्टर की वैल्यू, वेग को मैंने नाम दे दिया v1 है और ये वाला वेग v2 है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है। तो आपको यहाँ पे इसका निकालना है परिवर्तन। अरे परिवर्तन निकालने के लिए तो गली गली में बच्चा कर रहा है। अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा था, एक बच्चा भी ये सवाल कर रहा था, एक गली में बैठा हुआ था और इसी सवाल को कर रहा था और उसका आंसर भी सही आया था, है ना। देखते हैं आप लोगों का कितने का आंसर सही आता, देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर 2v1 माइनस, यानी कि घटाना है ना, 2v1 v2 cos थीटा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v1 का आ गया, ये रहा। अरे v1 की वैल्यू भी कितनी है, v है, तो v का स्क्वायर करेंगे। अरे v2 की वैल्यू भी कितनी है, v है, तो v का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2, v1 की वैल्यू कितनी, v, v2 की वैल्यू भी कितनी, v cos थीटा, ठीक है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v का स्क्वायर कितना हुआ, 2v स्क्वायर, माइनस v और v का मल्टीप्लाई किया तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, और cos थीटा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू, अरे 2v स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2v स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। और बेटा अभी मैंने आपको हिंट्स भी दे रखी है, 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, आपको इसका वर्गमूल लेना है। अरे 2 का वर्गमूल क्या आएगा, अरे 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। v स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, v। साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, साइन आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा बेटा 2v साइन थीटा बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत फर्जी सवाल, हल्का सा सवाल, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, बेटा लिख दिया कॉपी में, रब कर दूं, ठीक है। अगला सवाल,
अगला सवाल बेटा, अगला सवाल जो है अपने पास में वो है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, यहाँ पे बेटा सवाल दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो एकांक सदिशों का परिमाण भी एकांक है। दो एकांक सदिशों का अंतर का परिमाण कितना है? परिमाण भी एकांक है। तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगा आंसर। ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। ठीक है, होल्ड करें स्क्रीन को, फटाफट से आंसर बताओ क्या आंसर आएगा इसका। दो एकांक सदिशों का अंतर का परिमाण भी एकांक है, तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, और दोनों कितने हैं? एकांक सदिश हैं, उनका परिमाण भी एकांक है। यानी कि मान लेते हैं कि एक p वेक्टर दिया गया है, इसका परिमाण 1 है, एक वेक्टर दिया गया q वेक्टर, इसका परिमाण भी कितना है? 1 है, और p माइनस q वेक्टर, इसका भी परिमाण कितना है? 1 है। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको एंगल निकालना है। अरे भाई ये तो गली गली में अच्छा कर रहा है ना। कैसे करेंगे इसको बेटा? इसको करेंगे, देखो p माइनस क्यू वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट निकल के आएगा r, तो r इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे हम? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, माइनस 2pq cos थीटा। और ये आपको रिजल्ट दिया गया है, कितना दिया हुआ है? 1 दिया गया। देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट है परिमाण, यानी कि 1 दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? इनका रिजल्ट ये r है, ठीक है, और ये 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। p की वैल्यू कितनी है? 1, q की वैल्यू भी कितनी है? 1 माइनस 2, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू भी 1, आपको थीटा निकालना है। वर्गमूल है, हटाओ, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से बेटा क्या होगा? 2 को इधर भेजो तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, माइनस 2 cos थीटा, माइनस से माइनस मर गया, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कब होता है? थीटा की कौन सी वैल्यू पर इसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो बेटा इसे मैं रब कर दूं क्या? लिख दिया कॉपी के अंदर? ठीक है, इसको रब करता हूं मैं। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बेटा दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए हमारे को 3 वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है बेटा, 3 वेक्टर दिए गए हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है 3 वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं। 3 वेक्टर हैं जिसमें ए का मान दिया गया है बेटा 12, बी का मान दिया गया है 5 और सी का मान दिया गया है, वो दिया गया है बेटा 13। तो इसने पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। फाइंड द एंगल, यानी कि आपको क्या करना है? बी तथा सी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। बी तथा सी के मध्य का सॉरी बी तथा सी नहीं, हाँ, बी तथा सी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। ये आपको सवाल पूछा गया है, कोण ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया गया है। ठीक है, कि बी और सी के बीच में एंगल क्या आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, वो लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
इज इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है, ये आपको हिंट्स दे रखी है। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है और पूछा गया है कि ए वेक्टर की वैल्यू 12 है, बी वेक्टर की वैल्यू 5 है, सी वेक्टर की वैल्यू 13 है, क्लियर है, तो आपको पूछा गया है कि बी तथा सी के मध्य का कोण क्या होगा। तो इसको करने के लिए बेटा हम ऐसा करते हैं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर को इधर भेज दो, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो भी परिमाण होगा वो माइनस ए वेक्टर के परिमाण के इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, अरे इसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा इज इक्वल टू ए का परिमाण जो भी होगा ए के परिमाण के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू सॉरी 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 13 इंटू कॉस थीटा करके लिखेंगे इज इक्वल टू ए का परिमाण कितना है 12 है, तो 12 करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 169 प्लस 2 पंचे 10 और 13 हो जाएगा, यानी कि 130 हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। आपको यहाँ पे वर्गमूल है, वर्गमूल हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 169 प्लस 130 कॉस थीटा और ये बनेगा 144। तो यहाँ से इसको, यहाँ पे 130 है ना बेटा, ये 130 है, 130 कॉस थीटा, ठीक है ना। हाँ, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 13 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको 25 है 25 और यहाँ पे 169 है, तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा 9 5 14 हो गया, आसल 1 ये हो गया, 2 6 8 और 1 9 हो गया, और 194 हो गया, 130 हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से आ जाएगा 130 कॉस थीटा इज इक्वल टू 144 माइनस 194, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 130 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बेटा आ जाएगा 50, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/13, यानी कि यहाँ से थीटा निकाला जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -5 मतलब कॉस इनवर्स 5/13, ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, यही आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि यदि a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 है और उसमें आपको a वेक्टर दिया गया है 12, b वेक्टर दिया गया है 5, c वेक्टर दिया हुआ है 13, तो इसने पूछा है कि b तथा c के मध्य का एंगल क्या होगा। तो जो एंगल निकल के आएगा b और c के बीच में, वो एंगल निकल के आएगा cos इनवर्स 5/13 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, इसे बेटा रफ कर दूं क्या, अरे रफ कर दूं क्या इसे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, बड़े सिंपल से सवाल बनते हैं ना। तो अगला सवाल करते हैं, देखते हैं कौन सा है अगला सवाल। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि हमारे पास में 2 वेक्टर है, तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। हमारे पास में 2 वेक्टर दिए गए हैं, यदि दो सदिश जिनका परिमाण 5 तथा 3 है, निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं हो सकता, से कौन सा परिमाण नहीं हो सकता, इन दोनों का परिमाण नहीं हो सकता, ये आपको निकालना है कि 2 वेक्टर है हमारे पास में, लाला 2 वेक्टर दिए गए हैं, कौन से 5 तथा 3 है। तो इनका जब भी अपन रिजल्ट निकालेंगे, कोई भी एंगल दे रखा है तो उनका रिजल्ट कौन से इनके रिजल्ट हो सकते हैं, तो वो हमारे को ऑप्शन में दे रखे, इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा रिजल्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, वो दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वो दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर सी है वो दिया गया है 8,
और ऑप्शन नंबर डी है वो दिया गया है 10। इनमें से आपको चेक करना है कि इन दोनों का कौन सा रिजल्ट इनमें से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। अरे जब कोई भी दो सदिश है, माना मेरे पास में दो सदिश है, माना दो सदिश है P तथा Q, P वेक्टर तथा Q वेक्टर है, इनका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? अरे इनका मैक्सिमम मान जो भी होगा R वेक्टर इज इक्वल टू वो कितना हो सकता है? P प्लस Q। और मिनिमम मान कितना हो सकता है? कम से कम इनका रिजल्ट क्या आ सकता है? माइनस P माइनस Q आ सकता है। अरे जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ये आपके पास में 5 वेक्टर है और एक आपके पास में 3 वेक्टर है, दोनों समान दिशा में हो तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? दोनों के टोटल के बराबर। और इसी प्रकार से एक 5 वेक्टर इधर है और एक 3 वेक्टर इधर है, फिर पूछा जाए कि इनका टोटल क्या होगा, तो इसमें से आप इसको घटा दोगे तो कितना आएगा? 2 न्यूटन, वो कम से कम आएगा। और बाकी यदि इनके बीच में कोई भी एंगल होता है, जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट बेटा कितना आएगा इनका? 8। यहाँ पे रिजल्ट बेटा कितना आएगा इनका? 2। और यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 2 और 8 के बीच में आएगा। यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होता है तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में निकल के आएगा। मैक्सिमम कब होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री पे। मिनिमम कब होगा? थीटा बराबर 180 डिग्री पे। यानी कि यहाँ पे बेटा जो रिजल्ट हो सकता है वो रिजल्ट क्या हो सकता है? 2। कम से कम इसका आंसर कितना आएगा? अरे मैक्सिमम आंसर इन दोनों का कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? वो 2 हो सकता है। यानी कि कम से कम 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 4 रिजल्ट हो सकता है, 6 भी रिजल्ट हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कभी भी ये 10 नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 8 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और भी आपके लिए इससे भी बढ़िया वाले लेक्चर लेके आ जाऊं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।